नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? आज थोड़ा सा लेट हो गए। इंटरनेट जो काम नहीं कर रहा था। शुरू करें भाई। राम 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 राम। गुड इवनिंग। शुरू करें। क्लास का टाइम जो वो कल से इंक्रीज करना है तो 7 से कंटिन्यू रख के लेट करें या फिर इसको थोड़ा जल्दी कर दें, 6 या 5:30 से शुरू कर दें। शुरू करें भाई। गुड इवनिंग। शुरू करें। 5 से कर लें। तो भाई कल से अपन जो क्लास 5 बजे से रखते हैं ना, ताकि थोड़ा अब जो वो स्पीड बढ़ानी पड़े, क्योंकि बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे जो भी अपन पढ़ेंगे ना उसके अंदर यही आएंगे डिस्पर्सन वाले, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सारे के सारे यूज होंगे, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, बाकी जो सारे थे उन सब के अंदर क्या था, कुछ न कुछ जो है वो एरर चल रहा था। तो उन सबसे बेस्ट जो मेजर दिया ना वो कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसने क्या कहा, देखो इसने वैसे तरीके बहुत सारे कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अपन जो इसका सबसे मेन जो प्रचलित फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा चलता है वो क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और ये अंडर रूट में दे दो, तो ये क्या जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। क्लियर है? तो क्या है सीधा फॉर्मूला कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और इसको अंडर रूट में कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो मिल जाएगा। ये हो गया आपका। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन की पावर 1/2। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट में लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो है अगर इंडिविजुअल सीरीज है। तो अगर कंटिन्यूस सीरीज है या फिर आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, सॉरी, हाँ इंडिविजुअल सीरीज है तो ये हो गया, और डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और आ जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सेम वही, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन की पावर 1/2। अब समझिएगा, ये जो x माइनस एक्स बार है ना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है dx। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है dx, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ जो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर है? सिंपल सी बात समझ आ रही है? एक छोटा सा जो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं भाई किस तरीके से होता है। जैसे कि ये सीरीज है आपकी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लीजिए 5, 7, 10, 8 और 4। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 0 से 5 का मतलब क्या हो गया, इसके बीच की मिड वैल्यू लेंगे, कितना हो गया
5 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 35 हो गया, ये कितना हो गया 45 हो गया। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, एक्स बार कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो क्या करना होगा, एक्स बार कैलकुलेट करना होगा। एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एन तो कितना है, ये तो कैलकुलेट कर दो, 7 5 12, 12 10 22, 22 और 30, 30 और 4 34। ठीक है, और ये जो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 15 इंटू 7 105, 25 इंटू ये 250, 35 इंटू 8 कितना हो गया, 35 इंटू 8 कितना हो गया, ये 280 हो गया, और 45 इंटू 4 ये कितना हो गया आपका 180 हो गया। या इसको 5 कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन जो वो आसान रहेगी शायद, इसको 5 कर दो। 45 इंटू 5 कितना हो गया, ये 225। टोटल कर दो भाई एक बार, 25 प्लस 105 प्लस 250 प्लस 280 प्लस 225, 885 डिवाइडेड बाय 35। फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है कोई, एक सेकंड में कोई दूसरा ऐसा एग्जांपल जो वो कोई बुक से ही ले लेता हूं, ताकि जो वो इस तरीके से नहीं है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो कैलकुलेशन में ही टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। एक बुक से एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रहे, नहीं तो कैलकुलेशन फंस जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ये जो है वो साइज दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और 7, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 5 11 15 13 4 और 1। भाई इसका सबसे पहले तो एक्स बार कैलकुलेट करो, फटाफट करो। एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिग्मा एफ एक्स करना होगा। 1 इंटू 1 1, 5 दूनी 10, 11 तिया 33, और 15 चौक 60, 13 13 इंटू 5 65, 6 चौक 24, और 7 एकम 7, कितना हो गया 1 प्लस 10 प्लस 33 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 24 प्लस 7, ये हो गया आपका 200। और फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी हो गई, 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 1, कितने हो गए ये 50। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात भाई यहां तक की। अब जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स बार तो जो है वो हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कह दो या सिग्मा एफ कह दो, जो कि कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 50 कितना 4। अब समझिएगा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ये साइज है। 1 माइनस 4 कितना हुआ -3, 2 माइनस 4 कितना हुआ -2, -1 0 1 2 और 3। क्या हमें dx चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए dx स्क्वायर। सही है भाई, बिल्कुल सही है, हमें क्या चाहिए dx स्क्वायर चाहिए। 3 तरह 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0 1 2 और 3 तरह 9। क्लियर, इसका जो टोटल बनेगा ये क्या कहलाएगा, सिग्मा, सॉरी अभी तो फ्रीक्वेंसी और है, ये तो हो गया डी एक्स स्क्वायर।
अपने को क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के केस में हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर। 9 इंटू 1 9, 4 इंटू 5 20, 1 इंटू 11 11, 0 से तो कुछ भी कर लो। 13 इंटू 1 13, 4 इंटू 2 8, और ये हो गया 9। कितना हो गया भाई, 9 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 20 प्लस, ये हो गया आपका 70। दो के सामने 4 आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 4 इंटू 5 20। कैलकुलेशन का मिस्टेक कर दी है, गलती हो गई है। इस वाली लाइन में क्या dx के अंदर है या dx स्क्वायर के अंदर है, देखो एक बार देख लेते हैं। 1 -4 -3 -2, ये तो ठीक है। dx स्क्वायर 3 3 9, 2 दूनी 4 1, ये ठीक है। फिर जो वो f 9 इंटू 1 9, 4 इंटू 5 इंटू 4, एक सेकंड में देखता हूँ ना। 99, तीसरे में गलती हुई है। तीसरे में कौन सी है फ्रीक्वेंसी है, जो 11 है। कहाँ गलती की है यार, डी इंटू 2, डी का स्क्वायर। एक सेकंड है ना, मुझे देखना ही पड़ेगा ये तभी जाके। 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अच्छा ये गलत कर दिया। ओके ओके ओके, 2 दूनी, जो ये हो जाएगा आपका 4। ये एक ही गलती हुई है ना, 4 इंटू 4 4 चौ 16, और तो कोई गलती नहीं है भाई। एक ही है, 9 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 9, ये आ रहा है 78। 78 टोटल आएगा 70 की जगह। क्लियर है। अब यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अपना, देखो अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, जो कि आपका आएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 78 डिवाइड बाय एन जो है वो आपका कितना है, एन जो है वो आपका 50 है। तो ये कितना हो गया 78 डिवाइड बाय 50 1.56, और ये अंडर रूट 1.24 1.2489। क्लियर है, यही आ रहा है, समझ आ रही बात, बिल्कुल ठीक है। अब समझिएगा, अब इसके कुछ इंटरप्रिटेशन है वो यहीं देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो वो देखेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है समझिएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इसका कहने का मतलब ये है, हमने कहा कि ये जो तुमने बोला है 1.2489, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा देखो नॉर्मली आपकी जो वैल्यूज है ना, वो अगर इसके हिसाब से देखोगे ना, तो ये यहाँ रहेगी आपकी वैल्यू जो वो कहाँ है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पर आपने
मीन कैलकुलेट किया, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, आगे देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, कि x बार बराबर आपका कितना है 4 है। अब इसने क्या कहा कि ये जो है हमने कहा 1.249 ये क्या है, इसने कहा कि ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने कहा कि इसका मतलब क्या है कि इससे आप ये पता कर सकते हो कि आप जो है ये पता कर सकते हो कि इससे ज्यादा होने के या इससे कम होने के चांसेस कितने हैं। हमने कहा जैसे आप क्या कहना चाहते हो, तो उसने कहा कि अगर जैसे इसमें क्या कर देते हो आप +1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हो तो कितना हो जाएगा 4 + 1.2489 कितना हो जाएगा 5.2489 और क्या कर दो इस साइड माइनस कर दो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन कि भाई 4 - 1.2489 कितना हो गया ये हो गया 2.7511। तो इसने क्या कहा कि मैं ये बता सकता हूं अगर आप मुझे ये मीन दे दो और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दो तो मैं क्या बता सकता हूं कि भाई 2.7511 से लेके 5.2499 के बीच के अंदर जो वो आपका रिटर्न रहेगा। मान लीजिए कोई कंपनी का रिटर्न है या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे रेन के परसेंटेज या रेन जो है वो है। सबसे स्टैंडर्ड डेविएशन की एक अच्छी बात क्या है कि ये जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एब्सोल्यूट मेजर में, मतलब कि अगर ये बारिश के है तो ये भी क्या होगा होगा, अगर ये मार्क्स है तो ये भी क्या होगा मार्क्स होगा। समझ पा रहे हो बात? तो ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। तो ये बता देगा कि भाई जैसे ये जो है वो मान लीजिए किसी कंपनी का रिटर्न है तो ये बता देगा कि भाई 2.7511 से लेके 5.2499 के बीच के अंदर रिटर्न रहेगा, इसके मैं परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी बता दूंगा। हमने कहा अच्छा। उसने कहा कि ये भी नहीं, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो वो कितनी रहेगी। हाँ स्मॉल सिग्मा में इस तरीके से सिग्मा जो है वो दो चीजें हो सकती है, स्मॉल और जो है वो इसमें एक तो स्मॉल होता है और एक कैपिटल होता है। अभी बात कर लेंगे इसके बारे में ना, क्लियर है। हाँ ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन इसने और क्या कहा कि अगर आप इससे माइनस के अंदर और प्लस के अंदर जो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये जाओगे तो बता सकता हूँ। हमने कहा चलो तुम कह रहे हो कि ये मैं बता सकता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह ये सारी बता दो। लेकिन अगर मैं जैसे ये जानना चाहूँ, अगर मैं जैसे ये जानना चाहूँ कि ये जो x बार है जैसे 4 है, मैं जानना चाहूँ कि 5 से ज्यादा रिटर्न जो है वो मिलेगा, इसके कितने चांस है, या फिर रिटर्न जो है वो 5 से कम मिलेगा, इसके कितने चांस है, क्या ये आप मुझे बता सकते हो? उसने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। तो आगे इसको पूरा जो है वो एलोबरेट करेंगे अपन, ये आगे इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो करके अपन करेंगे। समझ पा रहे हो बात? तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन का समझिएगा मतलब क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि ये बताता है कि भाई ये आपकी वैल्यू है तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड जाओ या एक स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड जाओ, मतलब कि एक कदम इस साइड बढ़ाओ या एक कदम इस साइड बढ़ाओ। उसकी कुछ स्पेसिफिक क्या होती है लिमिट होती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो इससे पूछे जाते हैं कि भाई अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस होगा तो कितना होगा, दो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस होगा तो कितना होगा। और इसके अलावा हम आगे और इसकी जो है वो एप्लीकेशन देख सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? अब देखो फॉर्मूला जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं। एक तो ये तो जो है पहला फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे सिंपल तरीके का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब दूसरा जो वो क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो इनको सारों को याद करो नहीं करो लेकिन इनको एक दो बार देख जरूर लीजिएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें क्या चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखो नहीं रखो, सबसे मेन जो वो ये कब यूज होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। शॉर्टकट फॉर्मूला कब होता है, तो ये अर्थमेटिक मीन के अंदर भी आपने जब शॉर्टकट फॉर्मूला देखा था तब कब देखा था कि जब जो है वो आपका एक्स बार जो है मतलब कि वैल्यू जो वो क्या हो एब्सोल्यूट नहीं हो और फ्रैक्शन के अंदर हो, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किया जाता है आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हो। या स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। तो अगर आपका एक्स बार जो वो इज नॉट होल नंबर, वो अगर पूरा नंबर नहीं है या फिर कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला जो वो इस्तेमाल करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, लिमिट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। रीजन ये है कि जो आगे अपने आएंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह जो है उसके अंदर क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट सीपीएम वगैरह होता है, तो उसके अंदर जो वो इसके क्वेश्चन बनते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन के, कि भाई इस काम को इतने टाइम के अंदर करने के कितने चांसेज है, तो वहां पर भी जो वो इसी यही वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन जो है वो इसको थोड़ा और आगे देखेंगे। क्लियर है? इसके बाद में एक और फॉर्मूला है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये जो है ये कब यूज होता है? कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर। फॉर्मूला जो एक बार देख लीजिएगा, और एक कोई क्वेश्चन जो वो तीनों फॉर्मूले से या चारों फॉर्मूले से जो वो कर लीजिएगा। इसका कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर यूज होता है। और एक जो है वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। ये कब यूज होता है? जब आपका सीरीज जो है वो क्या हो? कंटिन्यूअस सीरीज हो एंड क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें जो है वो dx की जगह क्या होता है? dx की जगह जो वो dx लेस जो वो यूज होता है, उसमें हम क्या करते हैं? अपन x माइनस ए डिवाइड बाई क्या करते हैं? आई करते हैं, जो क्लास इंटरवल है उसका भाग दे देते हैं। और एक जो वो आपका और मेथड है समेशन मेथड। ये तो वैसे बहुत कम यूज होता है समेशन मेथड। अब इसमें से आपके काम के कौन कौन से? देखो, सबसे पहला जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो तो आपको क्या करना है? पता रखना ही है, क्योंकि वो तो आपके उसके हिसाब से तो कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई भी कैलकुलेशन आएगी तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी ये वाली प्रॉपर्टी जो उनको क्या करना है? ध्यान रखना है कि भाई ये कब इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक्स बार जो वो अगर होल नंबर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए? शॉर्टकट वाला लेना चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर स्क्वायर ऑफ डेविएशन ले सकते हो और स्टेप डेविएशन ले सकते हो, लेकिन स्टेप डेविएशन कब लेना चाहिए? जब कंटिन्यूस सीरीज और क्लास इंटरवल इक्वल नहीं हो। जैसे क्लास इंटरवल इस तरीके से दे रखी हो कि भाई 0 से 10, 10 से 30, 30 से 35, 35 से 55, इस तरीके का अगर दे रखा हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए? स्टेप डेविएशन जो वो कैलकुलेट करना चाहिए। उसके अलावा समेशन मेथड, ये तो वैसे बहुत कम ही और रेयरली ही यूज होता है। बाकी मेनली आपको जो कैलकुलेशन किसके हिसाब से करनी है? डायरेक्ट मेथड के हिसाब से करनी है। फिर आई जो क्लास इंटरवल होगा, ये जैसे हर किसी का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे भाई। डीएक्स जब भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे इस वाले में करेंगे तो इसमें भाग किसका देंगे? 10 का देंगे। इसमें भाग किसका देंगे? इस वाले के लिए कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करेंगे 20 से। इस वाले के लिए डिवाइड करेंगे 15 से, और इस वाले के लिए डिवाइड करेंगे 20। क्लियर है? अनइवन क्लास होने पर, इंटरवल होने पर उसकी रेस्पेक्टेड जो है ना, उसकी रेस्पेक्टेड जो है उसका जो वो जितना डिफरेंस है इंटरवल है उसका भाग देंगे। समझ पा रहे हो बात? हाँ, अलग लेंगे। समझिएगा, जैसे इस वाले केस के अंदर अगर बात करें तो x तो इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 30 और 35 के बीच कितना हो जाएगा? 32.5 हो जाएगा। इसके बीच कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ए मान लीजिए जो आपका ए जो है वो कैलकुलेट किया हुआ आपने और वो आया 35 आया, तो आप क्या करोगे? 5 माइनस 35 कितना हो गया? माइनस का 30। ये कितना हो गया? माइनस का 15। ये कितना हो गया? माइनस का 2.5। ये कितना हो गया? 45 में से गया 45 माइनस 35 कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? फिर क्या करोगे? इसमें भाग दोगे। भाग किसका दोगे? इंटरवल। इंटरवल कितना है इसका? 10। इसका इंटरवल कितना है? 20। इसका इंटरवल कितना है?
15, इसका इंटरवल कितना है 20। पूछेंगे नहीं, उसका कारण है, समझिएगा। देखो, ये है कि फॉर्मूला आपको एक बार देखना है। दूसरा कारण ये है कि जैसे अपन इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, हमेशा एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, सीधी सी बात है भाई। नॉलेज एक अलग लेवल है, लेकिन अल्टीमेटली पर्पज तो एग्जाम क्लियर करना है। अब ये क्वेश्चन आपको देने के लिए उसको क्या करना होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट लेना होगा। एमसीक्यू बेस्ड के अंदर जो वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। वो ऐसा तो कहेगा नहीं कि आपको कसम है कि इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। समझ पा रहे हो बात? और इसकी कैलकुलेशन देने के लिए या स्टेप डेविएशन वगैरह की कैलकुलेशन करने के लिए, किसी की भी कैलकुलेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन उसको देगा तो वो क्या करना पड़ेगा, उसे बड़ा क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो अगर उसको कुछ क्वेश्चन देना ही है तो वो क्या कर सकता है, इस डायरेक्ट वाले के बेस पे ही छोटा क्वेश्चन दे सकता है। अगर उसे इसके बेस पे देगा तो उसका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इनके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बन सकता है, सिर्फ ये बन सकता है कि भाई ये कब यूज होता है, या फिर इसका फॉर्मूला क्या है वो यूज हो सकता है। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? और इस वजह से जो वो आपको क्या करना है, एक तो इनकी जो है ये वाली चीजें ध्यान रखनी है, और इसके अलावा इसका फॉर्मूला देखना है। और उसके अलावा जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें जो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन, बाकी डीएक्स का इंटरप्रिटेशन एक्स माइनस एक्स बार है, और इसका इंटरप्रिटेशन जो वो एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई है। बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्लियर है यहां तक का? अब इसके कुछ जो एक दो क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जो है वो क्या बनता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अपन अर्थमेटिक मीन के अंदर कैलकुलेट किया था ना, कि भाई एक जो अपन ने क्या कर दिया, गलती से जो वो एक अमाउंट जो गलत पढ़ लिया था, और उसके बाद में जो क्या हो गया था, अ, बाद में पता चला कि भाई 15 की जगह 5 पढ़ लिया, और हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब जो उसे हमें क्या करना है, सही करना है। तो अपन क्या करते थे, सिग्मा एक्स कैलकुलेट करते थे, उसमें से जो भी इनकरेक्ट वैल्यू होती वो लेस करते, और करेक्ट वैल्यू क्या कर देते, ऐड कर देते, और फिर जो वो सिग्मा एक्स अपॉन एन करके अपन जो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्लियर है, समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ पर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के केस के अंदर भी जो क्या होता है, कई बार जैसे दे रखा हो कि हमने क्या किया, गलती से कोई वैल्यू दे दी, और उसको जो गलत पढ़ लिया, और फिर जो हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमें पता चला कि हमने गलत कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमसे पूछा जाए कि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन जो है वो कैलकुलेट करो, तो किस तरीके से किया जाएगा, समझिए। देखो भाई, उसका कारण समझिएगा। आपका काम जो है, जैसे स्टेट्स के अंदर आपके जो कुछ चीजें पढ़ोगे, जैसे कि आगे जो है वो कोरिलेशन वगैरह के अंदर जब आप पढ़ोगे कि इसके अंदर सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया, अब वहां पर पढ़ोगे तो वो जो है वो स्टेटिस्टिशियन था ही नहीं, वो एक बायोलॉजिस्ट था, और उसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे बाउले वगैरह तो प्रॉपर जिन्होंने डेफिनेशन दिया ना, वो तो प्रॉपर स्टेटिस्टिशियन थे, और उन्होंने स्टेट्स में ही काम किया। बाकी जैसे कोरिलेशन का सबसे अच्छे जो अच्छा फॉर्मूला जिसने दिया ना, वो बायोलॉजिस्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के अंदर डाटा को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपके लिए स्टेट्स किस पर्पज से, आपके लिए स्टेट्स इस पर्पज से कि आप कल को रिसर्च करो, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? जबकि एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट का अगर उससे स्टेट्स पूछी जाएगी, तो उसको स्टेट्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज किसकी किसकी एक्सपेक्ट की जा सकती है, अकाउंट की, कॉस्ट की, एफएम की, इनकी जो है वो आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है कि इसमें आप जो वो अच्छा लेवल ऑफ नॉलेज रखते हो।
स्ट्रेस जो वो आपका एक सपोर्टिंग रोल है, समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? तो भाई इसके अंदर जो वो एक फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स बार है ना, सॉरी एक्स बार का स्क्वायर। अब समझिएगा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझिएगा। कई बार जो क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि भाई वहां पर जो क्या करते हैं कि जैसे एक वैल्यू जो उन्होंने दे दी कि भाई ये गलत हमने इंटरप्रेट कर लिया था, गलत पढ़ लिया था, और उसको जो वो सही करो। तो इसका छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा और इसको अप्लाई करना सीख लीजिए किस तरीके से कि भाई ये फॉर्मूला है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इनकी पावर जो क्या लिख दूं, 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर पावर 1/2, इधर आते से ही क्या हो जाएगी, पावर जो वो चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को क्या कहते हैं, वेरिएंस भी कहा जाता है ना, या फिर वेरिएंस का जो अंडर रूट है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो उसके बाद में जो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा प्लस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एन। क्लियर है कि भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप और उसको जो कैलकुलेट करके बताइए, ताकि 30.1 पेज नंबर 10 पॉइंट। क्वेश्चन लिखा है कि n बराबर है 20, एक्स बार इज इक्वल टू है 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू है 3। मेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 आइटम 12 13, और एक आइटम जो कि 15 था उसकी जगह 5 पढ़ लिया। अब जो है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्स बार। करो भाई इसको फटाफट कीजिए।
कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट करो। बारह पॉइंट पांच है मीन। बिल्कुल भाई। मीन तो 12.5 है बिल्कुल। देखो भाई, अब करेक्ट एक तो क्या करना है अपने को, सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब कि सब एक्स का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये इनकी कैलकुलेशन कितनी आई थे, 3060, जिसमें इन्होंने क्या कर लिया, एक आइटम जो कि 15 था उसकी जगह 5 पढ़ लिया। तो उन्होंने क्या कर लिया, 5 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो उसको वापस लेस कर दो और उसकी जगह किसका ऐड कर दो, 15 का। तो 15 इंटू 15 225। तो आपका करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कितना आ जाएगा, 3060 माइनस 25 प्लस 225, ये कितना हो गया आपका, 3260। क्लियर है। और करेक्ट सिग्मा एक्स जो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भाई एन इंटू ये आ गया आपका सिग्मा एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 20, ये हो गया आपका 240। जबकि इसमें क्या हो चुका है, करेक्ट कैलकुलेट करना है। तो करेक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 240 में से एक जो है वो आपने क्या कर दिया, 15 था उसकी जगह 5 लिख दिया। तो 5 ऐड हो रखा उसको हटाओ और प्लस क्या कर दो, 15 कर दो। तो 240 माइनस 5 प्लस 15 कितना हो गया, ये 250 हो गया। तो आपका जो करेक्ट करेक्ट एक्स बार जो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्स बार जो क्या हो जाएगा, 250 भाग आपके 20, 12.5। क्लियर है। और फिर क्या करोगे, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें इस्तेमाल कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगी, ये कैलकुलेशन जो वो आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, 2.60, 2.59, बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। दूसरा, ये अर्थमेटिक मीन से है तो अर्थमेटिक मीन के जैसे जैसे इसमें प्रॉपर्टीज और होगी। तो जैसा कि अर्थमेटिक मीन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड जो है वो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। कंबाइंड जो क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट कर सकते हो। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि 1 2 3 या 1 2 जैसा भी जितने भी है उनका जो क्या कर दो, आप कैलकुलेट करना है उतना कर लो। अंडर रूट, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पहला जो भी ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम कितने हैं और इसको गुणा कर दोगे इंटू प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इस तरीके से अपन दो ही मानते हैं ना, तीन होगा तो 3 हो जाएगा इस तरीके से, N स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ N का स्क्वायर प्लस जो है इस तरीके से चलेगा। समझ पा रहे हो बात भाई। एक एग्जांपल लिख लीजिए ताकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डी का मतलब क्या है पता है, डी का मतलब जो है वो डेविएशन ऑफ
एक्स बार फ्रॉम कंबाइंड एक्स बार। जैसे कंबाइंड एक्स बार इन तीनों का मिला के जो है सीरीज का, जैसे तीनों सीरीज का मिला के कंबाइंड एक्स बार जो वो आ रहा है 7, पहली वाली सीरीज का है 9, तो 9 माइनस जो 7 है जो यहाँ पर रहेगा। एक जो क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। 10.41 ये 3 सीरीज है, 1 2 और 3। एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर ऑफ आइटम 30 4 और 100, 12 5 और 80 और 18 6 और 60। क्लियर है भाई? कंबाइंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करो भाई, फटाफट करो इसको। कितना रहा कंबाइंड? मीन 21। नहीं 21 तो नहीं आ रहा अभी।
कंबाइंड मीन, अच्छा कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर रहे हो। कंबाइंड मीन आ रहा है आपका, कंबाइंड मीन 21 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। कंबाइंड मीन जो वो, देखो कंबाइंड मीन के लिए तो क्या करना है, सिग्मा एक्स चाहिए अपने को। ये हो गया 3000, ये 12 × 80 कितना हो गया, ये 960। ये कितना हो गया 18 × 60, 1080। 1080 प्लस 960 प्लस 3000, ये कितना हो गया 5040। और n कितना हो गया टोटल, अब 100 प्लस 80 प्लस 60 कितना हो गया 240। तो कितना हो रहा है 5040 डिवाइड बाय 240, ये कितना आ रहा है कंबाइन एक्स बार इज इक्वल टू 5040 डिवाइडेड बाय 240, जो कि आ रहा है आपका 21। इसके बाद में आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना 1 2 3 का। अंडर रूट ये n1 कितना है इसका 100 है, 100 गुणा पहले का क्या है n1, उसके बाद में क्या है पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 का स्क्वायर, और उसके बाद में क्या है d1 जो वो क्या है इसका खुद का x बार, और इसका जो गैप है कितने का है 9 का है, तो प्लस 9 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात भाई, यही आ रहा है ना कैलकुलेशन में, तो कोई मिस्टेक नहीं है। फिर इसके बाद में प्लस n2 कितना है 80 है, और ये जो है ये कितना हो गया इसका 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 12 से 21 मतलब कि ये भी 9 का। और फिर जो वो ये तीसरा हो जाएगा, तीसरे में कितना n जो वो 60 है, ये जो है कितना हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस ये जो है कितना हो गया इनका गैप 18 से 21 मतलब कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या कर सकते हो आप 100 प्लस 80 प्लस 60। हाँ बिल्कुल 9.33 लगभग आ रहा है। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। 9.32 बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। अब जो है एक क्वेश्चन आप लिखिए, उसको जो अपन करते हैं। अब जो है एक और क्वेश्चन लिखिए, उसको एक और करते हैं, फिर जो आपको समझ आएगा। जैसे ये एक कंपनी ए है, और उसके रिटर्न जो है वो इस तरीके से है कि भाई 2001, 2002, 2003, 1 2 3 4 और 5, 4 और 5। इसके रिटर्न है 20 22 20% थे, फिर दूसरे साल 22% हुए, फिर इसके 19% हुए, फिर इसके 23% हुए, और फिर इसके 16% हुए। अब समझिएगा, सबसे पहले तो अपन ने क्या कहा, अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा सा एक और मतलब जो वो निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई एक्स बार ये ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना देता है, तो हमने कहा कि सिग्मा एक्स करो 20 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 16, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 और 5, 5 साल, मतलब कि ऑन एन एवरेज जो वो ये कितना देता है 20% जो वो रिटर्न ये देता है। क्लियर है। इसके बाद में हमने कहा कि इसका क्या करो जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, तो हमने कहा कि x माइनस एक्स बार जो करते हैं 20 माइनस 20 0, 2 माइनस का 1 3, और ये माइनस के 4, इसका स्क्वायर करोगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 0, 2 दूनी 4, 1 3 3 9 और 4 चौक 16, कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया 30। तो आपका
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया अंडर रूट 30/5, ये हो गया 30/5 अंडर रूट 2.45 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 2.45। अब इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा ना, मतलब क्या कहना चाहता है ये कहता है कि भाई देखो आगे जो आप एक चैप्टर और पढ़ोगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आगे एसक्यूएनएस के अंदर जो ये और कोरिलेट होगा और अच्छे से समझ आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, इस तरीके का जिसमें क्या हो, देखो एक जो है वो स्टेट्स का लॉ है कि लॉ ऑफ सेंट्रल थ्योरम कि सबसे ज्यादा डाटा या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, मिड में होगी, और इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ जो है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, एक्स बार बराबर क्या होगा, एम बराबर जेड होगा, सारे के सारे यहाँ होंगे। ठीक है, अभी एक बार इसको छोड़ते अपन, हमने जो एक्स बार कैलकुलेट किया और एक्स बार अपना कितना आया 20। हमने कहा कि इसका मतलब क्या है, आप समझे? उन्होंने कहा कि क्या कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे रिटर्न जो है, जो कभी जो है 20 थे, कभी 22 हुए, कभी 19 हुए, कभी 23 हुए, कभी 16 हुए, इन सब को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू क्या है, 20 है। तो हमने कहा कि इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम ऑन एन एवरेज क्या करेंगे, आपको 20% रिटर्न जो वो देंगे। हमने कहा खाओ कसम कि 20% ही दोगे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, वैल्यू जो क्या होती है चेंज भी हो सकती है। देखो 20 से कभी ये जो 16 पे भी गया, कभी 23 पे भी गया, कभी 19 पे भी गया है, तो एग्जैक्ट 20 हो इसका कोई पक्का नहीं है। हमने कहा तो फिर हम जो है कुछ नहीं, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वापस कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई ऐसी वो उसमें है नहीं, बस एक ये है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या कंबाइंड अर्थ में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। देख लीजिएगा, अगर नहीं आए समझ में तो। कौन सा वाला समझ नहीं आया भाई, ये वाला या ऊपर वाला? कंबाइंड वाला नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला। देखो शुरुआत से शुरू करो, समझिएगा। देखो जैसे एक कंपनी है, समझिएगा, जैसे ये वाला है ना, देखो ये एक कंपनी है, जैसे उसका रिटर्न है कि 2001 के अंदर ये था, 2002 के अंदर ये था, 2003 के अंदर ये था, 2004 के अंदर और 2005 के अंदर। हमने पूछा कि भाई कितना कमाते हो, तो उसने कहा 2001 में हमने 20% कमाया, और 2002 के अंदर जो 22% कमाया, या 19% कमाया, या 23% कमाया, और यहाँ 16% कमाया। क्लियर है? तो हमने कहा कि ऑन एन एवरेज आप कितना कमाते हो, 20% जो कमाते हो। हमने कहा ठीक, क्लियर है, ये इसका क्या किया हमने, इसका एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया। क्लियर है? फिर हमने कहा कि भाई ये तुम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट के लिए हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर किया और डिवाइड बाय एन करके ये कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो आपका 2.45 आया। तो अब हम इससे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2.45 और ये जो तुम्हारा मीन है 20, इसका तो हमें समझ आता है कि भाई एवरेज आपका रिटर्न क्या होगा, 20 होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि 2.45 है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो 2.45, इस बात से आप कहना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा देखो होता क्या है कि नॉर्मली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल कर्व होता है कि हम ये मानते हैं कि भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी सेंटर में होगी, 50% इसके इस साइड में होगी और 50% इस साइड में होगी। कि भाई जैसे आप इनकम देख लो, बहुत गरीब लोग क्या होंगे, कम होंगे। फिर जैसे जैसे मिडिल में जाओगे, मध्यम वर्ग के जाओगे, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर एक लिमिट के बाद में क्या होगे, उससे भी ज्यादा पैसे वाले, तो धीरे 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 फ्रीक्वेंसी उनकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और बहुत अमीर लोग कितने होंगे, कम लोग होंगे। क्लियर है? तो ये मानता है कि भाई 50% इस साइड है और 50% इस साइड है। हमने कहा ठीक है, लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा देखो आपका एवरेज रिटर्न जो है वो कितना है, 20%। हमने कहा अच्छा, मतलब कि हम इस साल आने वाले साल में भी 20% ही कमाएंगे, ये कहना चाह रहे हो? उन्होंने कहा कि एवरेज 20% है, मतलब कि 20% के आसपास कमाओगे। हमने कहा कि क्या पक्का कह सकते हो 20% कमाओगे? उन्होंने कहा कि हम ये पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं। हमने कहा कि कैसे मदद कर सकते हो? तो उन्होंने कहा देखो ये जो है इसकी क्या होती है, जेड वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि 20 से
एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस कर दो। एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है? 2.45 का। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ जिस x बार अगर जो वो आपने रिटर्न कैलकुलेट किया तो वो भी रिटर्न ही होगा। तो हमने कहा कि मतलब, तो उन्होंने कहा 20 प्लस 2.45 कितना हो गया? 22.45। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर लो आप? माइनस कर लो। एक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर लो? माइनस कर लो। तो कितना हो गया? 20 माइनस 2.45, 17.55। हमने कहा इससे कहना क्या चाह रहे हो? उन्होंने कहा कि आपका रिटर्न जो वो 17.55 से लेके 22.45 के बीच में होगा। हमने कहा खाओ कसम भाई, जो है कसम खा के बताओ कि आपका ये जो रिटर्न है ये यही होगा, इससे चेंज नहीं होगा। नहीं, उसने कहा कि ऐसा नहीं है। समझिए मेरी बात। वो कह रहे हैं कि मैं इसके साथ आपको क्या कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। मैं इसके साथ आपको क्या कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि कितने परसेंट चांस है। तो उसने कहा कि भाई 68.27% चांस है कि आपका रिटर्न जो इसके बीच में होगा। हमने कहा ठीक। अभी समझिएगा, क्वेश्चन अपना भी अपन अपने तरफ से बाद में देंगे। फिर उसने कहा, हमने कहा कि यार 100 में से तुम तो जो श्योरिटी कितने की बता रहे हो भाई? सिर्फ और सिर्फ 68.27% की। अगर हमें श्योरिटी ज्यादा चाहिए तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या कर दो, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखो 20 है आपका रिटर्न, एक स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है? 2.45 का। तो 20 प्लस 2.45 प्लस 2.45 कितना? 24.9। और इस साइड के अंदर गए तो कितना हो गया? 20 माइनस 2.45 माइनस 2.45 कितना हो गया? 15.1। अब आगे वाले ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि आपका रिटर्न जो है वो क्या होगा? 15.1 से लेके 24.9 के बीच में होगा। हमने कहा कि कसम खा के कह सकते हो कि भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा? उसने कहा कि नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 95.45% चांस है कि रिटर्न जो वो इसके बीच में होगा। फिर इसने एक बार और कहा कि अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो पीछे चले जाते हो, अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड में और 3 स्टैंडर्ड, मतलब कि 2.45 इंटू 3 7.35 प्लस 20 की 27.35 और 12.65 कि आपका रिटर्न जो वो इसके बीच में होगा। कितने के? 12.65% से लेके आपका 27.3 के बीच में होगा। इसके चांसेस जो वो कितने हैं? 99.73। ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है, मतलब कि +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो कितना एरिया कवर करता है, ये इसका फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। हमने कहा ये तुम कर क्या रहे हो? मतलब हमें जो ये सारी चीजें तुम बता रहे हो कि भाई इतनी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होगी, इतनी प्रोबेबिलिटी जो वो इस तरीके से होगी, ये तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, या ये नॉर्मल कर्व जो होता है ना, इसका जो एरिया मापने के लिए हम क्या करते हैं? जेड टेबल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और उस जेड टेबल के मदद से हम ये सारी सारी चीजें जो क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके मदद से हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। और जेड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी समझने के लिए हम जो वो एक बार स्टैंडर्ड सॉरी ये एक्स बार ले रहे हैं, बाकी ये जो है ये एक्स बार जो है वो और म्यू जो वो आप कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहे हो? सैंपल के हिसाब से कर रहे हो या फिर आप पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हो? उसके हिसाब से एक्स बार या म्यू वर्ड यूज होता है, दोनों अलग अलग यूज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप पॉपुलेशन पे कैलकुलेशन कर रहे हो जो आप सैंपल के ऊपर कर रहे हो। तो वैसे जब सैंपल के ऊपर किया जाता है तो उसे एक्स बार की जगह म्यू लिखा जाता है, लेकिन अभी अपन एक बार समझने के लिए जो ये लिख रहे हैं। क्लियर? तो हमने कहा कि भाई तुम ये जो बता रहे हो, अगर मुझे ये जानना हो भाई, आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन जो बहुत अच्छा मेजर है। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पड़ा, मेरे पास रिटर्न पड़ा, मैं जानना चाहता हूं, मैं क्या जानना चाहता हूं कि भाई मेरा रिटर्न जो 10% से भी कम हो जाए। मेरा रिटर्न जो क्या हो जाए? 10% से भी कम हो जाए। इसके चांसेस कितने ये बताओ? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या ये तुम बता सकते हो क्या?
उसने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, अगर आपके पास एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम ये आपको बता देंगे। तो हमने कहा कि क्या तुम हमें ये भी बता सकते हो कि मेरा रिटर्न जो 27% से ज्यादा होगा, इसका चांस क्या है? मेरा रिटर्न जो वो 27% से ज्यादा होगा, इसके चांसेस क्या है? उसने कहा कि बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमने कहा कि बताओ। तो उसने कहा देखो, जैसे आपको पता करना है 10% से कम रिटर्न, तो आप क्या लिखो, z इज इक्वल टू, आपको कितना है, x कितना चाहिए 10, और आपका x बार कितना है 20, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है 2.45। तो कितना हो गया ये 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2.45, ये हो गया आपका माइनस का 4 की वैसे वैल्यू नहीं निकलेगी, इस वजह से इसको 13 रख देते हैं ना, 13 या 15 रख देते हैं। वैसे मतलब निकाली जा सकती है, लेकिन 3 के बाद की वैल्यू जो अपने को जेड टेबल ढूंढनी पड़ेगी अच्छी खासी। 15 कि भाई 15% से कम रिटर्न है ना, 15% मान लेते हैं कि 15 माइनस 20, 5 डिवाइडेड बाय 2.45, तो ये आया माइनस 2.0408। हमने कहा ये आया, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, अगर आप देखोगे तो आपको एक जेड टेबल मिलेगी, उस जेड टेबल में जाके -2.04 की क्या करो, वैल्यू पता करो। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, ये जैसे आपका ब्राउजर आ गया, जेड टेबल वैल्यू, ये होगी जेड टेबल की वैल्यू। देखो कितना आ रहा था भाई, -2.04। तो उन्होंने कहा कि यहाँ टेबल में जाइए और -2.04 -2.04, तो 2.04 का मतलब क्या है, ये 2 हो गया, ये तो हो गया 2, और 0.4 मतलब कि ये इसकी वैल्यू आ गई 0.02068, 0.02068। पॉइंट, एक सेकंड है ना, याद करके जाते हैं उधर, 0.02068, 0.02068। हमने कहा इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है, ये इस जो वैल्यू आई है ना, इसके लेफ्ट साइड का एरिया की प्रोबेबिलिटी। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा कि 0.20 जो है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज में अगर करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या है 2.068%। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिटर्न 15% से कम होगा, इसके चांस कितने हैं या इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2.068%। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, थोड़ा लग सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये समझिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको 2 जगह काम आएगा। आगे जब अपन क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यही इसी तरीके से आएगा। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 15 से कम रिटर्न होगा तो उसका कितना चांस है, तो आप क्या कह सकते हो, 2.08%। वैसा वैसा जैसे आगे वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई, आगे वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो है आपका एक्स बार जो है वो 20 है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कितना है 2.45 है, 2.45 है। उसने पूछा कि कितने परसेंट चांस है कि हमारा रिटर्न जो वो क्या होगा, कितने परसेंट चांस है कि हमारा रिटर्न जो वो क्या होगा 23% से ज्यादा रिटर्न जो हमें मिलेगा, 23% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब समझिएगा कैसे करोगे, सेम वही, z इज इक्वल टू
23 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2.45 कितना हो जाएगा? 23 माइनस 20 डिवाइड बाय 2.45, ये हो गया 1.2244। 1.2244। आपको क्या करना है, वापस जाना है। सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो एग्जाम में आएगा तो जेड की वैल्यू जो दे रखी होगी। क्लियर है? 1.22 ये तो माइनस वाले हैं, प्लस वाले हाँ ये रहे, कितना था 1.2244 1.2244 ये आएगा ना, तो कितना है 8.88 0.8877। इसकी वैल्यू जो वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी मतलब जेड जब 1.2244 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.88877। अगर परसेंटेज में लिखोगे तो क्या है 88.877%। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, 2 सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होगा तो आराम समझ आ जाएगा। ये जो जेड है ना, ये हमेशा क्या बताता है, ये हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया बताता है। ये क्या बताता है हमेशा, लेफ्ट साइड का एरिया। तो अब सीधी सी बात है 20% है तो 23% रिटर्न क्या होगा, वैल्यू हमेशा क्या होगी इस साइड से बढ़ती हुई जाएगी। 23% मतलब कि लगभग ये इस साइड का यहाँ पर यहाँ तक का है। क्लियर है? 23 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कितना 88.877%। ये क्या है, इसके हमेशा जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू आएगी। तो इसके इस साइड वाला जो एरिया है प्रोबेबिलिटी का, ये कितना है 88.877%। इसका मतलब क्या है कि 23% से रिटर्न कम होगा, इसके चांस कितने 88.877%। जबकि हमें क्या पूछा है कि क्या चांस है कि रिटर्न जो वो 23% से ज्यादा होगा, क्या चांस है कि 23% से रिटर्न ज्यादा होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100 होगी। इससे कम होने के चांसेस कितने हैं 88.877, तो ज्यादा होने के चांसेस कितने 88.877। कितना हो गया, ये कितना हो गया 11.123 कि 23% से ज्यादा होने के चांसेस कितने हैं, तो 11.123% चांस है कि आपके 11। क्लियर है, समझ पा रहे बात? अब जैसे एक लास्ट जो है वो इसका आप खुद कैलकुलेट कीजिए और फिर जो मैं मान लूंगा कि भाई आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है कि रिटर्न 18 से 23 के बीच होगा, उसके चांस कितने हैं, उसके चांस कितने हैं, कैलकुलेट कीजिए भाई। जेड की जो वैल्यू है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ।
बताओ भाई कैलकुलेट करके। रिटर्न जो है वो 18 से 23 के बीच होगा। इसके चांसेस कितने हैं? कितना हो रहा है भाई? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझिएगा, देखो 18 का कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 18 का जब कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जेड इज इक्वल टू 18 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2.45। ठीक है, जो कि आपका आएगा -0.816। और इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे जेड की तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 20.897%। जब आप 23 कैलकुलेट करोगे, जेड इज इक्वल टू 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2.45, तो ये आपका आएगा कितना? 1.2244। और जिसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 88.877। 18 से 20 के बीच में कितना आएगा? 67.98। 67.98। देखो भाई, अब समझिएगा, इसका इंटरप्रिटेशन समझिएगा। मेन चीज जो समझाने लायक है वो यही है। देखो ये है, क्लियर है? ये हो गया आपका जो एक्स बार है, जो कि आपका हो गया 20 हो गया। ये यहां पर जो वो 18 है, क्लियर है? 18 पे वैल्यू कितनी आई? 20.897%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे इस साइड वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये कितना है? 20.897%। ठीक, फिर क्या है? 23। 23 कहाँ होगा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, मान लीजिए ये हो गया 23। इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया 23।
23 के ऊपर लिखा है 88.877। तो जेड सबसे पहली तो बात क्या बताता है, हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया बताता है। तो ये इस साइड का टोटल अगर करोगे, मतलब कि इस साइड का ये टोटल एरिया जो है ये कितना है, सब मिला के ये पूरा का पूरा एरिया जो इसके इस साइड में है वो कितना है, 88.877। जबकि हमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए, हमें एरिया चाहिए 18 से 23 के बीच, मतलब कि हमें एरिया चाहिए ये वाला, हमें जो वो एरिया चाहिए ये वाला। तो टोटल जो 88.877 है इसमें से ये वाला 20 पॉइंट जो है 20.897 जो वो नहीं चाहिए, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 20.897। तो कितना हो जाएगा 88.877 माइनस 20.897 कितना हो जाएगा 67.98%। तो इसका मतलब क्या है कि 67.98% चांस है कि हमारा जो रिटर्न है वो क्या होगा 18 से लेके 23 के बीच होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या ये मेरी बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है। तो क्वेश्चन इसका छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से जब हम जेड टेबल देखते हैं तो जेड टेबल में जो एक तो जेड टेबल वैल्यू किसकी बताता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दो जगह है, समझिएगा। जब आप क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट के अंदर भी क्या चीज बताते हैं, वो यही बताते हैं कि भाई ये जो है वो नॉर्मल ड्यूरेशन 20 दिन का लगेगा, 20 दिन में से अगर इसको हमें काट के 18 दिन में करना है तो कितने परसेंट चांस है कि 18 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो वहां भी हम क्या करते हैं, एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से पता करते हैं कि 18 दिन में होने के चांसेस कितने, या फिर जैसे 20 दिन में काम हो जाएगा तो वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चांस है कि 22 दिन में, कितने परसेंट चांस है कि 22 दिन के अंदर क्वेश्चन जो सॉरी ये जो है वो काम पूरा हो जाएगा, या कितने परसेंट चांस है कि 25 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो वहां भी हम जो ये जेड टेबल की मदद से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहाँ से पूछा जाता है। ये जो है ये इसका फेवरेट एरिया, मतलब यूं समझ लीजिए ये इतना फेवरेट है कि एक स्टूडेंट जो थे वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जाम देने जा रहे थे और उनके स्टेट्स थी फर्स्ट पेपर के अंदर थी और वो स्टेट्स छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने लास्ट के अंदर पूछा कि भाई स्टेट्स के अंदर जो वो क्या पढ़ा जाए, और वो भी कब, आधे घंटे पहले। तो उन्होंने उस टाइम के अंदर बताया था कि भाई एक तो ये देख लो, एक जो वो मेन मीडियन मोड का रिलेशन देख लो, और अगर डिस्पर्सन लिखा हुआ है सिलेबस में तो क्वांटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन देख लो। आरपीएससी के मोस्ट जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उसमें से एक तो ये है और एक रिलेशन, मीन मोड मीडियन का रिलेशन, क्वांटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्स बार के प्लस और माइनस एक स्टैंडर्ड डेविएशन जाओगे ना, मतलब कि एक्स बार के एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे से लेके एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे तक जाओगे ना, तो उसके चांसेस कितने हैं, 68.27% चांस है कि उसके अंदर ही रिटर्न रहेगा। जैसे इसके अंदर 20 है आपका एक्स बार, तो 17.55 से लेके 22.45 के बीच में रिटर्न आएगा, इसका चांस कितना है 68.27। आप चाहो तो जेड टेबल के हिसाब से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो ना। और अगर एक्स बार प्लस माइनस आप कर देते हो टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन इधर आ जाते हो, टू स्टैंडर्ड डेविएशन आगे चले जाते हो, तो आपका एरिया कवर हो जाता कितना 95.45%। और एक्स बार प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो आपका कितना आएगा 99.73%। देखो पहले एक स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरिया कर लिया 68.27, जबकि दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना बड़ा 68 से 95, और दूसरे से तीसरे में कितना बड़ा सिर्फ और सिर्फ 4। रीजन क्या है, क्योंकि पहले वाला अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो एरिया कितना है यहाँ तक का बड़ा एरिया, दूसरे वाले में ये स्लोप कम हो रहा है, मतलब कि एरिया छोटा होता जा रहा है, और तीसरे के अंदर जो क्या हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। क्या सर ये पूरी 100% होती है क्या, नहीं ये लाइन टच नहीं करती, इसके पैरेलल जो वो चलती है, इसमें 50% इस साइड में रहेगा और 50% जो वो इस साइड में रहेगा। क्या ये जेड वाली बात समझ आई कि नहीं आई भाई, ये बताइए आप। जेड वाली और ये वैल्यू कैलकुलेट करने वाली बातें जो वो समझ आई या नहीं आई।
समझ आई भाई? बाकी बताओ, करमवीर, खुशबू, मीना वगैरह, बाकी मीनाक्षी, और कौन कौन है भाई? बताओ बाकी की समझ आई कि नहीं आई आपको ये? भाई ये समझ आनी आपके लिए जरूरी इस वजह से क्योंकि ये यूज होता है, समझिएगा। अगर सीए फाइनल के अंदर आप देखोगे एसएफएम के अंदर, तो एसएफएम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपको जैसे रिटर्न का पता करना है, जैसे इस वाले केस के अंदर कि भाई क्या चांस है कि 23% से ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस में कभी सर्टेनिटी तो होगी नहीं। हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, भाई इससे ज्यादा होने के चांसेस कितने, इससे कम होने के चांसेस कितने, और फिर जो अपन सट्टा खेलेंगे। क्लियर है भाई? कि भाई 23% से ज्यादा होने के चांसेस इतने, या 20 से 23 के बीच इतने चांसेस है, इस तरीके से समझिएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल यूं भी समझिएगा, जैसे एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। इसका मतलब क्या है? 18 से लेके 22 के बीच रिटर्न होगा, इसके चांसेस कितने? 68.27%। यहीं पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मान लीजिए 5 होता, तो इसका मतलब क्या है कि 15 से लेके 25 तक वेरी कर सकता है। इसके चांसेस कितने? 68.27%। क्लियर है? तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उतना वेरी करने के चांसेस जो वो ज्यादा चलेंगे। आपको टेबल में फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि आपको वैल्यू दे रखी होगी। समझ आ रही बात? टेबल आपको दे नहीं सकते एग्जाम के अंदर। टेबल कैसे देंगे? तो आपको जेड की वैल्यू दे रखी होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। बता भी देता हूं, देखो जैसे आपकी वैल्यू देखनी है प्लस 0.91 की, तो देखो प्लस ये देखा 0.9, और फिर जो वो 1 का मतलब क्या है? 0.01 सेकंड वाला है, तो 0.9 और ये 0.1, ये इस तरीके से होगा। या फिर जैसे आपसे पूछा गया कि 1.92 की वैल्यू देखनी है, तो पहले तो इसमें 1.9 देखो, ये 1.9 और इसके बाद में ये 2, तो 1.9 और 2 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से जो वो हो गए। देखो ये लास्ट में भी आपकी 100 नहीं होगी, 99.98% रहेगी, क्योंकि ये जो आगे चलती रहती। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 4 की वैल्यू जो वो देखो, तो 4.00 है, तो ये 99 पॉइंट ये हो जाएगा। 4.1 होगा तो ये वाला हो जाएगा। जैसे 2.30 है तो ये है, 2.31 है तो ये है, 2.32 है तो ये, इस तरीके से 2.40 है तो ये, 2.41 है तो ये, इस तरीके से। ओके, समझ आ रही बात? अब जो है वो आपका एक और क्वेश्चन जहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो वाला पोर्शन जो वो लिख देते हैं। क्वांटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशन। क्वांटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, 10, 12 और 15, ये याद रखिएगा। बाकी जो है इनसे जिसका भी पूछा जाए वो आप पता कर सकते हो। भाई रेशियो प्रोपोर्शन समझते हो? ये रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से लिखा है। अब जैसे आपको देखना है क्वांटाइल डेविएशन और मीन डेविएशन का रिलेशन, आपको देखना है क्वांटाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन का रिलेशन। तो आप क्या करो, क्वांटाइल डेविएशन और मीन डेविएशन परपोर्शनेट, क्वांटाइल डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों लिख दो यहाँ पर, 10 और 12। रेशियो प्रोपोर्शन में पता है आपको, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई होगा और बार बार वालों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीन डेविएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 क्वांटाइल डेविएशन। क्लियर है? क्वेश्चन पूछे कि एक मीन डेविएशन बराबर कितना होगा, तो मीन डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा? 12/10 क्वांटाइल डेविएशन। या फिर पूछा जाए कि एक क्वांटाइल डेविएशन बराबर मीन डेविएशन कितना होगा, तो क्वांटाइल डेविएशन वही सेम लिख दो, 10 मीन डेविएशन बराबर 12 क्वांटाइल डेविएशन की। एक क्वांटाइल डेविएशन बराबर कितना है, तो ये क्वांटाइल डेविएशन इधर आ जाएगा, और 10/12 मीन डेविएशन। समझ आ रही बात? वहीं पर जैसे आपसे पूछा जाए कि क्वांटाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछ लिया जाए, तो आप क्या कीजिए,
ये लिखा क्वांटाइल डेविएशन और ये लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रपोर्शनेट क्वांटाइल डेविएशन कितना है 10 है, तो ये कितना होता है आपका 15 होता है। सेम वही बार बार वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का, तो कितना हो जाएगा 15 क्वांटाइल डेविएशन बराबर 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा 15/10 क्वांटाइल डेविएशन, या फिर एक क्वांटाइल डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा 10/15 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, इनको काट सकते वगैरह वगैरह जैसी भी सिचुएशन। यहाँ पे जैसे पूछ लिया गया कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये लिखा मीन डेविएशन, ये लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रपोर्शनेट मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना है 12 और 15, बीच वालों का गुना गुना हो जाएगा और बार बार वालों का हो जाएगा, तो 12 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15 मीन डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा 15/12 मीन डेविएशन, या फिर मीन डेविएशन बराबर कैलकुलेट करना है तो 12/15 स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ रही बात भाई? ये चीज समझ आ रही है? क्लियर है? और इसके बाद में जो है एक और जो है वो तरीका बचता है, जो कि उसमें एक्चुअल में ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही क्वेश्चन बनता है। एक जो है वो उसने क्या किया, ग्राफ के जरिए जो वो दिया, जिसे हम कहते हैं लॉरेंज कर्व, इसको किसने दिया, ये जो है वो बनता है मैक्स लॉरेंज ने इसको क्या किया था, दिया था। अब जो एक बार अपन इसको क्या कर लेते हैं, नोट से स्टडी कर लेते हैं ताकि कोई पॉइंट जो वो बचे नहीं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ईच ऑफ द वैल्यू जो है वो इधर उधर होती रहती है। एक अपन सिंगल वैल्यू जो वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक वैल्यू से जो वो बता देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से जो है वो वैल्यू के बारे में बता नहीं पाती। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसकी भरोसेमंदता या उसकी जो है वो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि उसका वेरिएशन कितना है, जो उसकी सेंट्रल वैल्यू उससे वेरिएशन कितना, मतलब कि इस साइड में या इस साइड में कितना है। समझ पा रहे बात भाई? वेरिएशन का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली आदमी जो वो सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो पार्टी कर चुका होगा तो क्या होगा, उसके कदम इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं। जितना ज्यादा पिया होगा उतने उसके वेरिएशन होने के चांसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो वैसा वैसा एक एफएम के अंदर ड्रंकन मैन थ्योरी आती है। वो कहता है कि भाई शेयर मार्केट के भाव जो वो क्या करते हैं, एक दारू पिए हुए आदमी के जैसे करते हैं। तो वो उस तरीके से वो क्या है, एक तरीके का वेरिएशन जो चलना चाहिए उससे इस साइड और इस साइड कितना जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे अपन ने अब विराट कोहली का जो है वो जैसे एवरेज कैलकुलेट कर दिया 50, तो 50 से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो उसके कितने चांस है वो अपन पता करते हैं। क्लियर है? इसके बाद में ये दो तरीके की सीरीज होती है। एक तो क्या है, फॉर्मेशन एक जैसा 10 11 12 13 50 51 52, लेकिन इनके जो वो एवरेज अलग अलग है, या फिर एवरेज सेम है और सीरीज जो वो अलग अलग है। दो तरीके हो सकते हैं। डिस्पर्सन की जो डेफिनेशन है वो बाउले ने दी है। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो हमेशा बाउले की डेफिनेशन के ही पूछे जाते हैं। डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, कि भाई कितना वेरिएशन होता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर थोड़ा स्टार कर लीजिएगा। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज जो वो क्या बताता है, एक आइडिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज्यादा डाटा कहाँ है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो बताएगा डेविएशन और स्कैटरनेस, मतलब कि इससे इस साइड और इस साइड होने के चांसेस कितने। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इससे जो आगे पढ़ेंगे वो क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ स्कैटरनेस, मतलब कि वो राइट साइड में गए हैं या लेफ्ट साइड में गए हैं। समझिएगा डिस्पर्सन जो है वो क्या बताया, जैसे 2.45 स्टैंडर्ड डेविएशन आया, तो ये नहीं बता रहा है 2.45 लेफ्ट में है या राइट में है, वो कह रहा है 2.45 दोनों साइड में कहीं पे भी जाओ 2.45 इसका जो है वो डिस्पर्सन है। जबकि स्क्यूनेस के अंदर क्या बताएगा, प्लस या माइनस में होगा, कि लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा, मतलब कि वैल्यू जो वो 20 से 2.45 बढ़ेगी या 20 से 2.45 कम होगी, इस तरीके का जो वो स्क्यूनेस बताएगा। आगे अपन पढ़ेंगे। और कोटोसिस जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वो किस तरीके से बन सकते हैं वो आगे अपन इसको देखेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको क्या कहा जाता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
क्लियर है? इस वजह से समझिएगा डिस्पर्सन और जब स्क्यूनेस में फर्क देखेंगे तो डिस्पर्सन ने क्या किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज किया। इस वजह से हम कहते हैं डिस्पर्सन जो वो एवरेजेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जबकि जब हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं तो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम उससे कहेंगे कि एवरेजेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और एवरेजेज ऑफ सेकंड ऑर्डर दोनों वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। क्लियर है? इसके बाद में ये इसके मेथड है रेंज, इंटरक्वांटाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वो लोरेंजो कर्व। इंपॉर्टेंस क्या है, रिलायबिलिटी पता चल जाती है, पूरा फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है, वेरिएबिलिटी पता चल जाती है और प्रोवाइड बेसिस फॉर अदर स्टैटिस्टिकल मेजर जैसे स्क्यूनेस वगैरह के लिए हमें क्या चाहिए, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो है ही, उसके अलावा ये जो है डिस्पर्सन भी चाहिएगा, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह जब भी आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह में ये काम आएगा। और एक अच्छा डिस्पर्सन कौन है, एक तो सबसे पहले तो क्या हो, इजी हो कैलकुलेट करने में, सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो, और उसके बाद में क्या हो, उसकी फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो, सेम जैसा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक बढ़िया एवरेज में जो क्वालिटी होनी चाहिए वैसी वैसे इसमें एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा अफेक्ट नहीं हो, फ्लक्चुएशन से, सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन से कम जो वो चेंज हो और रिजिडली डिफाइंड हो। सबसे पहले रेंज आ गया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, और उसका कोएफिशिएंट जो वो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स रेंज के तो बहुत सिंपल सी है। वैसा वैसा इंटर क्वांटाइल रेंज है, ये सारे के सारे एक जैसी है, इनको पढ़ लीजिएगा, इसमें किसी में डाउट नहीं आएगा आपको। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के सारे जो अपन ने पढ़ लिया, एक जो है वो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको देखना है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एक तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके हिसाब से तो कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर समझिएगा ये जो शॉर्टकट मेथड है ये काम कब आएगा, जब मीन जो क्या हो फ्रैक्शन में हो एंड फ्रीक्वेंसी जो वो ज्यादा हो, तो उस केस के अंदर शॉर्टकट मेथड जो वो यूज होगा। क्लियर है? इसके अंदर जो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन और माइनस एक्स बार माइनस ए। अब इससे आगे वाला जो है ना, ये शॉर्टकट और ये वाला छोड़ के ये स्टेप डेविएशन, इनके फॉर्मूला में जो वो एक तरीके का आप सिमिलरिटी देखोगे, बस यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ए के डिवाइड में आई आएगा, इस तरीके से चलेगा। बाकी ये फॉर्मूला एक लंबे तौर पे देखोगे तो एक जैसा दिखेगा, बाकी इनको एक बार देख लीजिएगा मेन फॉर्मूले को, बाकी इनके हिसाब से कैलकुलेशन जो वो नहीं आएगी। एक तो ये ध्यान रखना और एक ये ध्यान रखना, जैसे ये हो गया, और उसके बाद में स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड कंटिन्यूअस सीरीज है, इसके हिसाब से होता है। और जो हम इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू अगर गलत हो जाती है और वो हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो वो ये स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड के मदद से हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करके पता करते हैं। ये आपका स्टेप डेविएशन हो जाता। और समेशन मेथड, इसके अंदर जो है वो ये तो बहुत ही रेयरली यूज होता है, बस इसमें ध्यान रखिएगा F1 का मतलब क्या होता है, सिग्मा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन n। जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्या की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की और उसका टोटल कैलकुलेट किया, तो वो तो क्या होगी सिग्मा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की उसकी वापस से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो वो क्या कहलाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, और उसके हिसाब से ये F2 कैलकुलेट होता है। चार्लियर चेक ऑफ एक्यूरेसी, सेम वैसा का वैसा दिया जैसा उसने कहाँ दिया था, अर्थमेटिक मीन के अंदर दिया था, जो है +1 करके इस तरीके से करो, अगर ये आपकी कैलकुलेशन बराबर बैठ रही है तो उसका मतलब क्या है, आपकी कैलकुलेशन जो वो सही है। ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा, D1 और D2 D3 जो वो मीन से आपका कितना फर्क पड़ता है वो, और ये एक आध एग्जाम्पल और आप कैलकुलेट करके पता कर लीजिए। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो अपन एक एग्जाम्पल कर लिया तो उसके हिसाब से जो वो ये कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? ये रेंज ऑफ आइटम, यहाँ पर जो ये वाली चीज जो बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझना अच्छी चीज है, लेकिन ये परसेंटेज 68.27 है तो 68.27 ये याद होना चाहिए। क्लियर? -1 से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का कितना एरिया सॉरी समझिएगा, पैरामीटर या यूनिवर्स, जैसे कि पूरे भारत के जो है वो हमें डाटा कलेक्ट करने हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के अंदर जैसे कि एवरेज जो
टीनेजर है वो कितना पैसा खर्च करता है। तो एक तो पूरे भारत के जो लोग हैं उनसे पूछ के पता करें, या फिर अपन ने क्या किया, हर जगह से कुछ कुछ लोग सेलेक्ट करके उनसे पूछ रहे हैं, तो वो आपका सैंपल हो गया, या पॉपुलेशन पूरे से चेक कर रहे हो। क्लियर है। जैसे आपको गेहूं मान लीजिए आपको जो है वो बादाम खरीदनी है जैसे 5 किलो, एक तो आप क्या कीजिए, पूरी 5 किलो जो बादाम है वो खा के चेक कीजिए कि भाई सही है या नहीं है, और या फिर क्या कीजिए उसमें से 4 बादाम जो वो चख के चेक कीजिए कि सही है या नहीं है। तो 4 बादाम चेक कर रहे हो तो वो तो है आपका सैंपल, और पूरा ही जो है वो चेक कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर है यूनिवर्स कहलाएगा। क्लियर है। सब्जी चेक करते हैं तो भाई 1 चम्मच चेक की जा सकती है, छोटे वाले चम्मच, तो वो सैंपल है, और अगर आप पूरी सब्जी चेक कर रहे हो तो उस केस के अंदर वो क्या है, पैरामीटर और यूनिवर्स। अगर पैरामीटर और यूनिवर्स के होते हैं तो उनके अंदर जो इनके नाम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक बार अभी के लिए इनके सिंबल पता रखिएगा, साइज और नंबर जो पैरामीटर के अगर होंगे तो अपन आगे जब पढ़ेंगे ना, सैंपलिंग जब पढ़ेंगे तो इसको वापस लेंगे। एक बार जो यहाँ पर इसके साथ जो है ये म्यू लिखा हुआ है, इस वजह से इसको देख रहे हैं। इसमें कैपिटल एन होगा, इसमें स्मॉल एन होगा। अर्थमेटिक मीन जो म्यू होगा और इसमें एक्स बार होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्मॉल सॉरी ये जो है ये सिग्मा होगा, और ये स्मॉल एस लिखा जाता है। ये है दोनों सिग्मा ही समझिएगा, ये एक स्मॉल और एक कैपिटल, एक बड़ा है। पॉपुलेशन में एक कैपिटल पी होगा अगर पूरे पॉपुलेशन का कर रहे हो तो, और स्मॉल पी होगा अगर आप जो सैंपल है उसका कैलकुलेट कर रहे हो तो। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, एक तो आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरियली एन नेचुरल नंबर, ये वाले तो भाई एक जगह साथ में जो मैं लिख के भी दे दूंगा आपको। ये कुछ चीजें हैं जैसे सीरियली एन नंबर का, एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, सीरियल एन नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, सीरियल एन नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे होता है। सारे जो फॉर्मूले एक जैसे मिलते मिलते हैं। कई बार आपने जैसे कभी कैलकुलेशन की होगी, जैसे ये कैलकुलेशन है जैसे इस तरीके से कि 0.2344 ये है, और √11 है। इस तरीके की अगर कैलकुलेशन होती है, जैसे ये 1.2344 है, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, 1.2344 कैलकुलेटर में लिखा जाता है, फिर क्या किया जाता है, 12 बार अंडर रूट दबाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करते हैं, -1 करते हैं, फिर यहाँ जो लिखा होता है वो डिवाइड करते हैं, फिर जो है उसमें +1 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू वापस 12 बार जो वो किया जाता है। ये जो कैलकुलेशन जो है उसके अंदर 12 का इस तरीके से रोल बनता है। वो एक या तो अपन लास्ट में एक अलग से क्लास लेके जो ये सारी चीजें समझ लेंगे, भाई सीरियल एंड नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। क्लियर है। उसके बाद में मेजर्ड फ्रॉम द मीन समेशन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, वो कह रहा है कि हम मीन से ये कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्योंकि मीन से जो अगर आप डेविएशन कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करके टोटल करोगे तो सबसे कम होगा। और वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ आइटम और मीन दो सीरीज है उनका जो क्या है, नंबर ऑफ आइटम एंड मीन ऑफ 2 वेरिएबल आर सेम, अगर सेम है तो आप कंबाइंड मीन इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझिएगा ये वाला फॉर्मूला कंबाइंड अर्थमेटिक सॉरी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं है, ये तो पर्टिकुलर अगर आपको दोनों के आइटम सेम है और दोनों के मीन सेम है तो आप जो वो इस फॉर्मूले से कंबाइंड कैलकुलेट कर सकते हो। वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कांस्टेंट वैल्यू, ये भाई ध्यान से समझिएगा, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जबकि मीन में वो चेंज हो जाएगा, अगर लेस करोगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जबकि वो लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड होगा। अच्छी बातें क्या है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड है, और डेफिनेट है मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा उसका। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपल वेरिएशन। इंटरप्रिटेशन आसान है, इंटरप्रिटेशन अपन जेड की टेबल से जो समझा वही है। इट इज सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड अदर स्टैटिस्टिकल मेजर लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह के अंदर जो काम आएगा। अब इसका रिलेटिव मेजर जो कैसे कैलकुलेट होता है, हमने जो एफएम के अंदर भी लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैसे होगा,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। समझिएगा, जैसे दो कंपनी है, एक कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई, इसका रिटर्न जो है वो 20% है और इसका जो वो 25% है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो मान लीजिए 4 है। तो उस केस के अंदर तो कोई लोड वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि रिटर्न के हिसाब से भी वाई अच्छी और रिस्क के हिसाब से भी वाई अच्छी। लेकिन अगर दिक्कत ये होगी कि अगर जैसे यहाँ पर 6% हो तो उस केस के अंदर हम क्या करें, जैसे रिटर्न ये ज्यादा दे रहा है लेकिन रिस्क भी जो वो ये ज्यादा ले रहा है, तो उस केस के अंदर हम यूं सीधा तो कंपेयर कर नहीं सकते। समझ पा रहे बात? क्योंकि भाई ये जो वो एक एब्सोल्यूट मेजर है एक तरीके से। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि भाई 20% कमाने के लिए हम रिस्क कितने ले रहे हैं इसमें 5%, तो 1% कमाने के लिए कितना लेंगे 5/20। इस वाले में कितना है 25% कमाने के लिए रिस्क कितना ले रहे हैं 6, तो एक के लिए कितना लेंगे 6/20। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये अपन ने एफएम में पढ़ा, सेम वो का वही कॉन्सेप्ट जो है वो ये यहाँ पर है। क्लियर है? और उसके बाद में जो क्या है इसकी डीमेरिट्स जो है कैलकुलेट करना वो कह रहे हैं मुश्किल है और अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अब ये तो सारी बेचारों की किसी को भी गालियां देनी हो तो उसको दिया ही जा सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि उसका स्क्वायर भी ज्यादा होगा। डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। अगर जैसे वैल्यू जो मार्क्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स होगा, अगर वो वेट है तो ये वेट होगा, अगर वो हाइट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हाइट में आएगा। और ये इनका रिलेशनशिप जो वो दे रखा है। क्लियर है? प्रोबेबल और एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जो है अपने आगे जब हाइपोथेसिस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा, उस वक्त अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? और कोई इसके अंदर डाउट हो तो बता दीजिए। पर इसके अंदर एक चीज जो मैंने नहीं लिखी है वो आप लिख दीजिएगा ना। एक बार इसके नोट्स के अंदर जो एक बात लिख दीजिए, एक जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो बात लिख दीजिएगा। वो क्या है यहाँ लिख दीजिएगा। इसको दिया किसने था? कार्ल पियर्सन ने 1893 में। ये एक लिख दीजिएगा। वेरिएंस जो है, देखो वेरिएंस जो है वो क्या है, वेरिएंस किसे कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को। या फिर हम क्या कह सकते हैं, वेरिएंस जो हम किसे कहते हैं कि अगर आप जो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन है इसका अंडर रूट नहीं करोगे तो इसे क्या कहोगे? वेरिएंस कहोगे। और जब इसका अंडर रूट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंस है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सॉरी एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं, उल्टा लिख दिया ना। 5% कमाने के लिए रिस्क लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। क्लियर है? इसको याद कैसे रखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर भूल जाओ ना तो ये याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अगर कभी इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा, यूं एग्जांपल बना दीजिएगा कि भाई जैसे ये एक्स बार जो आप रख दिए 20 और ये जो आप रख दिए 6, तो ये जो है वो क्या होना चाहिए? जितना कम हो उतना अच्छा है। तो उस केस के अंदर दोनों चीजें देख लीजिए। एक तो आप कह रहे हो कि भाई 20% कमाने के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए 6 और एक के लिए कितना चाहिए
1% कमाने के लिए कितना चाहिए, 6/20। तो 1% कमाने के लिए कितनी रिस्क है इसको बता रहा है, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो ये जो है फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार। जबकि इसके ऑपोजिट अगर कर देते तो उल्टा हो जाता, कैसे कि 6% जो है वो रिस्क पे कमा कितना रहे हैं, 20%। तो 1% रिस्क पे कितना कमाएंगे, 20/6। तो ये रिटर्न है, तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा हो। समझ पा रहे बात भाई? जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कब कम आएगा, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाए या फिर रिटर्न जो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। समझ आ रही बात भाई? नॉर्मल नियम है कि जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न बढ़ना चाहिए। अगर रिस्क आपके कम बढ़ रही है और रिटर्न ज्यादा बढ़ रहा है तो वो उस केस के अंदर आपके लिए क्या है, अच्छी स्थिति है। तो उस केस के अंदर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? समझ पा रहे बात भाई? रिस्क जो थोड़ी बढ़ी और रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, कम होगा। या फिर इसके ऑपोजिट अगर देखें कि भाई रिटर्न जो थोड़ा बढ़ा और रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस केस के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ ये वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये भाई नोट्स में लिख दीजिएगा ना। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो इसको जो है एक बार वापस आप अच्छे से इस नोट से जो वो एक बार रिवीजन कीजिएगा। संडे को जो है इस बार जो टेस्ट रहेगा उसके अंदर जो आपको क्या करना है, उसके अंदर ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है उसको तैयार करना है। आगे जो अपने और कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर जो आपका क्या होगा, ये स्क्यूनेस, मूवमेंट, कोटोसिस वगैरह जो भी होंगे वो सारे सारे तैयार करने। कल से क्लास 5 बजे से रहेगी। और उसके अलावा और क्या बात बतानी थी भाई, एक तो कल से क्लास 5 बजे से रहेगी। हाँ, एक वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यू की जो फाइल अपलोड की है, तो वो क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा ना। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, जहां जहां से क्वेश्चन बनते वो वाले पॉइंट अपने आप से याद हो जाएंगे। वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे रखे, इस साइड इंग्लिश और इस साइड हिंदी है, तो आप उनको साथ साथ पढ़ के कर लीजिएगा। क्लियर है भाई? और कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप पे भेजते रहिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ना। ओके।